दोस्तों, आज की कहानी है विरोध। काम करवाते हुए तो बड़ा मज़ा आ रहा था। अब बताइए आप सबको कि जब आपकी बहू बीमार थी तब आपने कहा कि इसका इलाज हम नहीं करवाएंगे, इसका इलाज इसके मायके वाले ही करेंगे और इसकी बीमारी के जो भी खर्च होंगे मायके वाले उठाएंगे। और हमने किया भी। और जैसे वह खड़ी होने लायक हुई, चलने फिरने लायक हुई, आपने उसे वापस बुला लिया और फिर लाकर बना दिया अपने घर की काम वाली बाई। और यह भी सोचा तक नहीं कि अभी अभी तो वह बीमारी से उठी है। जमुना जी, हमने बेटी दी थी, काम वाली बाई नहीं। असल में शादी के बाद रीता ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही मन से निभाया था। सुबह 5 बजे उठना, पूरा घर का काम संभालना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, सास जमुना जी की सेवा, अरविंद के नाश्ते से लेकर कपड़े तक सब कुछ कर देती थी। और इसके बावजूद भी अरविंद का रवैया हमेशा रीता के प्रति गर्म ही रहता था। इधर कुछ दिनों से रीता की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो उसने एक दिन अपने पति अरविंद से कहा, अरविंद, मेरे पूरे बदन में दर्द सा बना रहता है और बहुत थकावट लग रही है। कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। बस इतना सुनते ही गुस्से से भर गया। रीता, यार इतना नाटक मत किया करो ना। और तुम कहीं कोई रानी नहीं हो, हर बहू यही करती है। तुम कुछ नया तो कर रही हो। अरविंद की बात सुन रीता चुप हो जाती है। अब भला यह इसके आगे क्या बोले। और उसे पता था कि ससुराल में कोई भी उसे समझने वाला नहीं है और इसलिए वह दवाइयाँ खाकर अपना काम करती रही। लेकिन जब दवाइयाँ खाकर भी रीता को कोई आराम नहीं हुआ और उसे तेज बुखार आने लगा तो शरीर में कंपन और कमजोरी होने लगी। जब रीता ने पूरी तरह से बेड पकड़ लिया तब उसकी सास जमुना जी ने अपने बेटे अरविंद से कहा, बेटा देखो, मैं क्या कहती हूँ, यह ससुराल है, लेकिन अब ससुराल में सास हूँ, बिठाकर तो खाना खिलाऊंगी नहीं और कुछ ना तो काम तो करना ही पड़ेगा। और ऊपर से डॉक्टर के यहाँ लेकर जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, फिर बीमारी में खाने के लिए फल फूल दो, दवाइयों की व्यवस्था करो। तो इससे अच्छा है कि बहू को उसके मायके भेज दे। मायके में रहकर आराम भी कर लेगी और जल्दी ठीक भी हो जाएगी और उसका मन भी बदल जाएगा। मेरे बस की बात नहीं है कि बहू की सेवा करें। और तेरे ऑफिस की छुट्टी भी तो नहीं मिलेगी जो इसे लेकर तो डॉक्टर के यहाँ दौड़ता फिरेगा। अरविंद को भी माँ की बातें सही लगी और उसने रीता को उसके मायके भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और जैसे रीता इंसान ना होकर कोई टूटी हुई मशीन हो जिसे रिपेयर करने के लिए भेज दिया गया हो। रीता जैसे ही अपने मायके पहुंची, उसकी माँ इंद्रावती जी रीता की हालत देखकर कांप गई। अरविंद रीता को तुरंत छोड़ वापस अपने घर चला आया। जाते जाते उसने रीता के हाथ पर कुछ पैसे भी नहीं रखे कि लो रीता, इलाज में लगा लेना। और बीमार बेटी को लेकर रीता के माँ बाप दौड़ते रहे। डॉक्टर, टेस्ट रिपोर्टिंग जैसी दवाइयाँ, बेटी के खाने पीने के लिए फल फूल, दूध मेवा, जिसमें रतन जी की सारी पेंशन लग जाती। और बेटी के उठने में उसने जो भी खुद और इंद्रावती जी की दवा भी होती थी। लेकिन एक बार भी ससुराल से किसी ने फोन करके रीता का हाल चाल भी नहीं पूछा कि चेकअप हुआ तो कौन सा रोग निकला, कौन सा रोग नहीं निकला, ठीक हुई कि नहीं ठीक हुई, कोई हाल चाल तक नहीं लिया।
जबकि रीता को डेंगू बुखार, बच्चेदानी में इन्फेक्शन, पता नहीं क्या क्या बीमारियां थी। उसके ससुराल से भी 3 महीने बाद जब रीता थोड़ी ठीक हुई तो एक दिन अरविंद का फोन आया। रीता बहू, अब बहुत हो गया, अब बहुत आराम कर लिया, मायके के मजे और अब वापस अपने ससुराल आ जाओ। बेटी के जाने की बात सुन इंद्रावती जी की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए गले से उन्होंने कहा, दामाद जी, अभी कुछ दिन और रुक जाइए, और अभी रीता पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बस बस। इतना सुनते ही उधर से जमुना जी यानी कि रीता की सास की आवाज़ आई, बहन जी, अगर आपको अपनी बेटी को अपने पास ही रखना है तो रखिए, लेकिन फिर बाद में हमें दोष मत दीजिएगा कि हमने आपकी बेटी को छोड़ दिया। जमुना जी की बात सुन रतन जी ने इंद्रावती जी से कहा, इंद्रावती, रहने दो, जाने दो, पति का घर है, लौटना तो पड़ेगा ही ना। मन मार कर कहते हुए, ना चाहते हुए भी इंद्रावती जी अपनी बेटी रीता के जैसे ही ससुराल पहुंची, जमुना जी उसे देखकर मुस्कुराते हुए ताना मार ही दी, बहु अच्छा इलाज करवाए हैं तुम्हारे मायके वालों ने, खूब खिला पिला कर तंदुरुस्त बना दिया है। चलो, बहुत हो गया मजे, अब अपने गृहस्थी संभालो, जरा ढंग से काम करना, ऐसा ना हो कि बीमारी फिर से वापस आ जाए और तुम्हें फिर से मायके जाना पड़े। रीता बीमारी से उठने के बाद भी ससुराल में आकर रीता को कोई प्यार नहीं मिला और कोई सहारा भी नहीं मिला, काम में कोई रियासत नहीं मिली। हर प्रकार की तरह इस बार भी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो गई थी और रोज 5 बजे उठकर घर का साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, नाश्ता खाना, सब कुछ लगातार करना था। लगातार चलते फिरते रात होते होते वह पूरी तरह से थक कर गिर जाती थी, क्योंकि आज अभी रीता पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। इस पर भी जमुना जी उसे ताने मारने से बाज नहीं आती हैं। हे राम, घर के छोटे छोटे काम करने से भी इसकी हालत खराब होती जा रही है। इस औरत के पास काम ना करने का सब बहाने हैं, बस काम करने के लिए टाइम बीमारी वापस आ जाती है और खाने के लिए टाइम पर तो कोई बीमारी दिखाई नहीं देती। माँ की बातें सुन अरविंद भी भड़क जाता, और रीता, ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम इतनी जल्दी ठीक भी नहीं हो रही हो? मैं पूरे दिन काम करता हूँ, तुम्हें घर पर काम करने में दिक्कत हो रही है। अरे ऐसा भी कौन सा काम है? कम से कम जितना खा रही हो उतना तो काम कर लो, उतना तो कम से कम तुम कर ही सकती हो, पति बोला। अरविंद की बात सुन रीता की आंखों में आंसू आ गए, और सास की बात तो उसे बर्दाश्त हो ही नहीं रही थी। ऊपर से पति की बातें तीर की तरह सीने में लगती थी। गुस्से में उसने अरविंद से कहा, अरविंद, कभी तो मुझे समझने की कोशिश किया करो, इंसान हूँ मैं भी राक्षस नहीं हूँ। आप लोगों को बस मेरे काम से मतलब है, मेरे रोग से, मेरी बीमारी से, मेरे दुख से, मेरी तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। कौन सा खाना खिलाते हो? आपकी माँ मुझे मेरे खाने पर तो बड़ी नज़र रखती है, उनके काम पर नज़र नहीं होती।
जब से आई हूँ वह एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पी रही हैं और दिन भर बैठी बस कमियां ही निकालती हैं। जितना उनकी जुबान चलाती हैं उतना अगर हाथ पांव चलता तो शायद आज मेरी यह हालत नहीं रहती। और तुम तो अपनी माँ के आगे मेरी सुनने वाले नहीं हो। जो तुम्हें वह पाठ पढ़ाती हैं तुम वही पाठ पढ़ते हो। और एक दिन घर में रहकर देखो तब आपको पता चलेगा कि घर पर कितना काम होता है और कौन करता है। फिलहाल तो रीता और अरविंद की खूब लड़ाई हुई और अरविंद तुनक कर ऑफिस चला गया और इधर इंद्रावती जी बेटी को लेकर परेशान थी। रीता से मिलने का बहुत ही मन हो रहा था और इसलिए अचानक ही वह रीता के ससुराल पहुंच गई। वहां पर उन्होंने तो जो देखा उसे देख इंद्रावती जी का कलेजा कांप कर रह गया। रीता के आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर मुस्कान गायब, चेहरे पर थकावट साफ साफ दिखाई दे रही थी। बेटी की हालत देख इंद्रावती जी की आंखें भर आई और उसी समय जमुना जी घर पर नहीं थी। कुछ सोचते हुए इंद्रावती जी थोड़ी देर बाद वापस चली गई और घर जाकर अपने पति रतन जी से बोली, सुनिए जी, बहुत हो गया और अगर अब हमने इनका विरोध नहीं किया और कुछ नहीं बोला तो कहीं हमारी यह चुप्पी हमारी बेटी को ना ले डूबे। और आखिर लास्ट में कब तक हम उनका बर्दाश्त करते रहेंगे। बेटी दी है हमने कोई काम वाली मशीन नहीं जिसे दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता। आखिर बच्ची है हमारी, कुछ तो सोचो उसके बारे में। कब तक यह समाज को लेकर चलोगे आप। कहते हुए इंद्रावती जी की रोते हुए अपने पति से बोली, आपको याद है जब अरविंद के परिवार ने दहेज में लड़के और लड़की के सारे गहने, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी के साथ साथ घर का एक एक सामान मांगा था तो आपने कैसे कैसे सब कुछ इधर उधर से ला कर दिया था सिर्फ इसलिए कि बेटी को ससुराल में इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। लेकिन मान सम्मान का तो बात दूर की, वहाँ तो हमारी बेटी को इंसान तक नहीं समझा जाता, बस काम वाली मशीन बनकर रह गई हमारी बेटी। इसलिए हमें कुछ सोचना है, अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। बस मुझे अब इसमें आपकी हाँ की ज़रूरत है और आपके साथ की आपकी ज़रूरत है। इंद्रावती जी की बात सुन रतन जी ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला दिया और ठीक है इंद्रावती, तुम्हें जो सही लगे तुम करो। बस फिर क्या था, पति का साथ पाते ही आने वाले संडे को इंद्रावती जी अपने अगल बगल की और कुछ औरतों को लेकर सीधे रीता के ससुराल पहुंच गई और वहां के मोहल्ले की कुछ औरतों को वहां इकट्ठा कर औरतों की पंचायती बुला दी और फिर रीता के बारे में सब कुछ बताते हुए एक एक सोनोग्राफी, सारी मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने, आंखों के सामने रख दी और रोते हुए बोली कि हमने इस घर में अपनी बेटी की शादी की थी, उसे बेचा नहीं था। आप लोग जमुना जी की पड़ोसन हो ना, और जमुना जी जो आप लोग को बताती होंगी वही सब जानते होंगे ना, तो बुलाएं जमुना जी को और पूछिए कि हकीकत क्या है। समाज में इज्जत के गुण गाने वाली जमुना जी अपनी बहू के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। इंद्रावती जी की बात सुन जमुना जी अरविंद को बुलाया
और जमुना जी की नज़र जैसे ही सामने खड़ी इंद्रावती जी पर पड़ी, गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, यह औरत मेरा घर बिगाड़ रही है और मेरी बहू को भड़का रही है मेरे खिलाफ, ताकि वह अपने पति को लेकर हम सबसे अलग हो जाए। चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलिए जमुना जी, यहाँ मैं ऐसी कोई भी बात नहीं की। मैं अपनी बेटी की रोग बीमारी की बातें लेकर यहाँ पर आई हूँ, उसके तकलीफ को लेकर आई हूँ। यहाँ घर तोड़ने वाली बात तो हो ही नहीं रही है, और आप कौन सा परिवार वाली बातें कर रही हैं। आपके मुंह से परिवार की बातें शोभा नहीं देती। बताइए आप सबको कि जब आपकी बहू बीमार थी तब आपने कहा कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे और इसका इलाज मायके वाले करेंगे, इसकी बीमारी के खर्चे मायके वाले उठाएंगे। और हमने किया भी। जैसे ही रीता खड़ी होने लायक हुई, चलने फिरने के लायक हुई, कुछ काम करने के लायक हुई, आपने वापस उसे बुला लिया और फिर लाकर बना दिया अपने घर की बाई। यह भी नहीं सोचा कि अभी वह बीमारी से उठी है। जमुना जी, हमने बेटी दी थी, नौकरानी नहीं। हमारे अंदर भी इतनी ताकत है कि हम अपनी बेटी को पूरी जिंदगी बैठाकर खिला सकते हैं, लेकिन उसकी ऐसी हालत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हुए इंद्रावती जी ने रीता को भी सारी औरतों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, देखिए आप सब इसकी और ध्यान दी से देखिए। देखने पर लग रही है जैसे कितने वर्षों की बीमार है। ना ढंग से खाने को मिल रहा है, ना ही पीने को मिल रहा है। शरीर की हालत देखिए, शरीर की हड्डियों का ढांचा होता जा रहा है। और जमुना जी को बहू की यह हालत दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि मैं इनकी बहू को भड़का रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखो, इसकी हालत काम करने के लायक है कि नहीं। इसे आराम करने की ज़रूरत है। क्या इसे बीमार होने का हक नहीं है? बीमार होने का यह नतीजा है जो आप लोगों के साथ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं। खुद की बहू की क्या हालत बना रखी है देखिए आप लोग, और आप लोग उनके गांव और समाज की हैं। अब आप बताइए कि गलत कौन है? जब इंद्रावती जी ने रीता को सबके सामने लाकर खड़ा किया और उसकी हालत दिखा दी तो जमुना जी की बोलती बंद हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उनकी समधन, उनका विरोध इस तरह से करेंगी। सबकी नज़र जमुना जी पर थी और जमुना जी का चेहरा शर्म से पीला पड़ गया था। अरविंद तो बिल्कुल ही चुप एक कोने में बैठा रहा, क्योंकि आज इंद्रावती जी का विरोध करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे पता था कि अगर उसने कुछ बोला तो चार बातें वह भी सुनेगा। तभी इंद्रावती जी फिर से इस अंदाज में बोली जैसे कोई शेरनी गरज रही हो, जमुना जी, इन सारी औरतों के सामने मैं यह बात साफ कर देती हूँ कि अगर अब से आप लोग सुधर जाओ और मेरी बेटी को इंसान की तरह अपने घर में रखोगे और इज्जत मान सम्मान के साथ आप रखोगे और उसके दुख को समझोगे, तकलीफ को समझोगे, तब तक तो ठीक है, नहीं तो मेरा अगला कदम कानून का होगा। मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगी और फिर आप समझ लेना कि आगे क्या होगा, कौन कौन से केस लगेंगे। फिर दोनों माँ बेटा पूरी जिंदगी भाग दौड़ करते रहना। इतना कहकर इंद्रावती जी वहीं सभा समाप्त कर दी और जमुना जी और अरविंद की बोलती एकदम से
बंद थी। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। यहाँ तो बात इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि अब बात इज्जत पर आ गई थी। इसलिए जमुना जी ने अपनी जबान पर कंट्रोल रखते हुए रीता का इलाज करवाया। काम के लिए अपनी बहन की लड़की को कुछ दिनों के लिए रखा ताकि रीता को बेड रेस्ट मिले। खाने पीने का ध्यान तो दिया। अरविंद ने भी रीता का बराबर ध्यान रखने लगा। यहाँ सोचकर कि अगले महीने सारी औरतें यहाँ इकट्ठा होने से कम रीता देखने लायक हो जाए। नहीं तो क्या पता इसकी माँ के ऊपर ना जाने कौन सा भूत सवार हो क्या कर बैठे। बस यही एक डर था जिसने रीता की जिंदगी में सुधार ला दिया था। उसकी जिंदगी अब इंसानों वाली बना दिया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।